हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो हम लीनियर अलजेब्रा में हमने वेक्टर स्पेस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब हम वेक्टर स्पेस से एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हम फंक्शंस ऑन वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे। यानी कि अगर आप इन जनरल बात करो तो आपके पास दो सेट होते हैं ए एंड बी, और उन पे कोई फंक्शन डिफाइन होता है जिसे हम एफ डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ए से एलिमेंट आते हैं और किस में चले जाते हैं, बी के अंदर चले जाएंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ओके, और प्रत्येक इमेज की जो है, प्रत्येक एलिमेंट की केवल और केवल एक ही इमेज होगी। तो ऐसे जो रूल होता है उसको हम कहते हैं फंक्शन कहते हैं। यानी कि आपने एक इनपुट दिया और आपको क्या मिल गया, एक आउटपुट मिल गया। ऐसे दो आउटपुट नहीं मिलेंगे, केवल और केवल एक सिंगल आउटपुट मिलेगा। साथ के साथ हर एक इनपुट के लिए आपको आउटपुट मिलना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एक कोई इनपुट दिया, यानी कि इनपुट का मतलब होगा इस सेट ए से एलिमेंट अगर आप इसमें देते हो तो हर एक एलिमेंट के लिए आपको आउटपुट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। ये आपका बेसिक फंक्शन होता है। लेकिन अब जो है हम सेट्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस की बात करेंगे। यानी कि ये कोई वेक्टर स्पेस है और ये भी कोई वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो दो वेक्टर स्पेस है, दोनों के बीच में हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, और मोर स्पेसिफिकली हम वही फंक्शन डिफाइन करेंगे जो सर्टेन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता हो। यानी कि लीनियर टाइप का जो फंक्शन होता है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहते हैं रैखिक रूपांतरण, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको हम पहले डिफाइन करते हैं, देन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो मान लेते हैं वी एफ तथा वी डैश ओवर एफ दो सदिश समष्टियां हैं। ऑलराइट, तो दो वेक्टर स्पेस दे रखे हैं वी एफ और वी डैश एफ। तब एक प्रतिचित्रण जो फंक्शन होता है उसको प्रतिचित्रण भी कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैपिंग। तो एक मैपिंग टी, कैपिटल टी से डिनोट कर रहा हूँ मैं, कहीं जगह आपको स्मॉल टी भी मिल जाएगा। तो कैपिटल टी वी टू वी डैश एक रैखिक प्रतिचित्रण, एक रैखिक प्रतिचित्रण या रैखिक रूपांतरण कहलाता है। रूपांतरण कहलाता है यदि दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि टी यू प्लस वी, कोई वेक्टर, दो वेक्टर है हमारे पास यू और वी, उनमें हम टी को ऑपरेट करें तो हमें टी जो है वो दोनों को अलग अलग कर देगा, टी यू प्लस टी वी फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। ये जो कंडीशन होती है इसे बोलते हैं एडिटिविटी, यानी कि योज्यता। इसके बाद में एक कंडीशन और होती है टी अल्फा डॉट यू इज इक्वल टू अल्फा टी यू फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड यू बिलोंग्स टू कैपिटल वी। इसे बोलते हैं हम होमोजेनिटी। तो दो टाइप की कंडीशन होती है, एक होता है एडिटिविटी, दूसरा होता है होमोजेनिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या रियल में मतलब हुआ वो हम देखते हैं। तो वेक्टर स्पेस में दो प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। एक होता है आपका सदिश योग, ठीक है, एक होता है आपका अदिश गुणन। सदिश योग यानी कि दो सदिशों को हम योग करेंगे तब हमें दूसरा सदिश जो मिलेगा वो v में मिलेगा। यानी कि v के दो एलिमेंट्स को ऐड किया सदिशों को और हमें v में भी एक एलिमेंट मिलेगा। एक हम f का एलिमेंट लें और एक हम v का एलिमेंट लें तो वो भी हमें v में मिलेगा। ये आपके सदिश योग और अदिश गुणा है। अब एक ऐसा फंक्शन जो इन ऑपरेशंस को प्रिजर्व करता है, प्रिजर्व मतलब जैसे ये ऑपरेशन पहले है वैसे ही वो फंक्शन के अंदर भी रहे, तब वह मैपिंग जो है आपकी कहलाएगी लीनियर मैपिंग, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैखिक रूपांतरण। प्रिजर्व करने का मतलब क्या है कि अगर मैं टी में यू और वी को इस प्रकार से करूँ तो ये जो प्लस है वो प्रिजर्व होना चाहिए, यानी कि टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी होना चाहिए। अगर मैं टी में अदिश गुणनफल करूँ
तो ये अदिश गुणनफल इसी प्रकार से होना चाहिए जैसे v में होता है। तो इस प्रकार की जो दोनों कंडीशन है इसको बोलते हैं लीनियरिटी कंडीशन या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशंस। और किसी फंक्शन के लिए अगर ये दोनों सेटिस्फाई होती है तो उसे हम कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो समझ में आ गया कि आपके पास दो वेक्टर स्पेस दे रखे हैं v और v डैश, लेकिन जो सेम फील्ड पर है, फील्ड अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये एक आपको इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है। तो ये आपका एक रैखिक प्रतिचित्रण या रैखिक रूपांतरण कहलाता है यदि ये दो कंडीशन एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी जो है वो सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, नोट करके लिख लेता हूँ कुछ चीज़ें। तो पहली चीज़ तो ये है कि कोई रैखिक रूपांतरण v में या v के सभी रैखिक संबंधों को v डैश में परिरक्षित यानी कि प्रिजर्व करता है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि रैखिक संबंधों को जो है वो प्रिजर्व करता है। इसके बाद में रैखिक जो रूपांतरण है, रैखिक रूपांतरण को सदिश समष्टि समाकारिता भी कहा जाता है। लीनियर स्पेस और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। तो ये दो कंडीशन है आपके लिए कि एक तो ये क्या करता है, प्रिजर्व करता है वेक्टर ऑपरेशंस को। जो भी रैखिक संबंध होते हैं, चाहे वो अदिश योग हो या फिर सदिश योग हो या अदिश गुणा है, दोनों को क्या करता है, v डैश में परिरक्षित करता है। ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में एक कंडीशन और होती है। ये जो दोनों कंडीशन हमें है फर्स्ट एंड सेकंड, उसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं इस प्रकार से यहाँ पे लिख देता हूँ कि रैखिक रूपांतरण के दोनों प्रतिबंधों को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं हम, टी अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी, जहाँ पर u और v जो है वो कैपिटल V के अवयव है, अल्फ़ा और बीटा जो है वो फील्ड f के अवयव है। तो पहले हमें दो कंडीशन चेक करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर हम केवल एक कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन हमारी जो है सेटिस्फाई हो रही है तो जो फंक्शन आपका है t v से v डैश में, उसे हम कहेंगे एक रैखिक रूपांतरण, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आगे हम एग्जांपल्स की सहायता से भी देखेंगे कि कैसे इनको वेरीफाई करना है कि दिया गया जो फंक्शन है वो लीनियर मैपिंग यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो कुछ और साथ में हम लिख लेते हैं कि यदि t जो है v से v में एक रैखिक रूपांतरण हो तो इसे रैखिक संकारक लीनियर ऑपरेटर कहा जाता है। यानी कि अगर दोनों वेक्टर स्पेस v और v डैश सेम हो, एक ही वेक्टर स्पेस हो, तब वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे हम रैखिक संकारक यानी कि लीनियर ऑपरेटर भी कहते हैं। तो एक तरीके से इसका दूसरा नाम हो गया। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आती है या टर्म आती है, इसको बोल सकते हैं। तो यदि t जो है
V से फील्ड F में, क्योंकि F भी क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस ही होता है, F खुद के ऊपर भी, तो V से F में एक रैखिक रूपांतरण या प्रतिचित्रण बोल सकते हैं, रूपांतरण हो तो इसे रैखिक फलनक लीनियर फंक्शनल कहा जाता है। ऑलराइट, तो ये दो चीज़ें हो गई। अगर v और v डैश बराबर है तो इसे कहेंगे रैखिक संकारक यानी कि लीनियर ऑपरेटर। और एक तो वेक्टर स्पेस और दूसरा क्या हो, फील्ड हो। f से v में नहीं करेंगे, v से f में ये जो मैपिंग होगी उसे हम कहेंगे रैखिक फलनक यानी कि लीनियर फंक्शनल कहा जाता है। अब जो है दो टाइप के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम परिभाषित करते हैं। एक है आपका शून्य रूपांतरण, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, शून्य रैखिक रूपांतरण, जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या होता है, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होता है। तो रैखिक रूपांतरण, रैखिक रूपांतरण टी वी से वी डैश एक शून्य रूपांतरण बोल सकते हैं इसको, शून्य रूपांतरण कहलाता है यदि टी जो है v के, कैपिटल V के प्रत्येक वेक्टर को कहाँ मैप करता है, जीरो वेक्टर पर मैप करता है। जहाँ जीरो, ऐसे जीरो वेक्टर डैश कर देते हैं, जहाँ जीरो वेक्टर डैश बिलोंग टू v डैश जो है v डैश का शून्य सदिश है। क्योंकि दो अलग अलग वेक्टर स्पेस है, दो अलग अलग वेक्टर स्पेस है तो उनके जीरो भी अलग अलग हो सकते हैं। तो एक जो जीरो है, v का जीरो को हम जीरो वेक्टर से लिखते हैं और v डैश का जो जीरो है उसे हम लिखते हैं जीरो वेक्टर के डैश से लिखते हैं, ताकि हमें पता रहे कौन सा वेक्टर किस प्रकार का है। शून्य रैखिक रूपांतरण हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि, या आइडेंटिटी ऑपरेटर की बात करते हैं। तो इकाई संकारक, इकाई संकारक यानी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। संकारक का मतलब तो समझ ही गए होंगे आप। संकारक का मतलब होता है कि v और v डैश क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, v एक इकाई संकारक कहलाता है यदि इकाई संकारक कहलाता है यदि v जो है वो खुद के ऊपर ही मैप हो, यानी कि टी v जो है वो v के बराबर हो। ऑलराइट, प्रत्येक v बिलोंग्स टू कैपिटल V के लिए ये दो साइन आपको याद रखने। इसका मतलब होता है प्रत्येक, फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। ये होता है आपका बिलोंग्स टू यानी कि विद्यमान है, विद्यमान है नहीं, बिलोंग्स टू यानी कि अवयव है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये दो सिंबल हैं, हम बार बार यूज़ करेंगे, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कहलाता है आपका इकाई रूपांतरण यानी कि इकाई ट्रांसफॉर्मेशन या आइडेंटिटी ऑपरेटर कहलाता है। अब हम पहले कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। तो आपके पास एक मैप दे रखा है, तो मान लेते हैं इस प्रकार से मैं दे रखा हूँ। टी जो है आपको ये मैप दे रखा है V3F से V2F में। इस प्रकार है कि टी V3 में 3 अवयव होंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A, B, C, और V2 में 2 अवयव होंगे, तो बराबर मैं लिख लेता हूँ A, B।
इसको हमें चेक करना है कि ये जो है आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तब टी के रैखिक रूपांतरण होने की जांच कीजिए। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हम चेक करेंगे, ये एक बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा हर एक में, ठीक है। बस आपको ध्यान से रखना है कि क्या क्या हम प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको ये वाला वेक्टर स्पेस दे रखा है, इसमें दो वेक्टर हम चूज करेंगे। तो मान लेते हैं, माना u इज इक्वल टू एक वेक्टर है a1 b1 c1 जो कि किसके अंदर है, v3 f के अंदर है, तथा एक दूसरा वेक्टर लेते हैं v। तो ये इसको मान लेता हूँ मैं a2 b2 c2, ये किसके अंदर होगा, v3 f में। इसके साथ साथ दो स्केलर अदिश राशियाँ मानते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा किस में मानेंगे, फील्ड f के अंदर। अब हम कैलकुलेट करेंगे t अल्फ़ा u प्लस बीटा v, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो t, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, अल्फ़ा u का मान a1 b1 c1 प्लस बीटा v का मान a2 b2 और c2। ऑल राइट, तो अब हम इसको पहले ऑपरेट करेंगे। तो अल्फ़ा a1 हो जाएगा प्लस यहाँ से हो जाएगा बीटा a2, ठीक है। जो पहला अवयव है वो पहले अवयव में ऐड होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो यहाँ से ये पहला अवयव आया और यहाँ से ये पहला अवयव आया, दोनों को ऐड कर दिया। इसी प्रकार से दूसरा अवयव जो है वो दूसरे अवयव में ऐड होगा, तीसरा अवयव जो है वो तीसरे अवयव में ऐड होगा। ऑल राइट, अब हम इस पे टी का ऑपरेशन लगाएंगे। तो टी जो परिभाषा है, परिभाषा क्या है कि जो भी वेक्टर आएगा इसमें से ए बी सी तीन एलिमेंट होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है केवल पहले वाले दो आएंगे। ये इसकी क्या है, परिभाषा, यानी कि सी इसके अंदर नहीं आएगा। तो हम परिभाषा अप्लाई करते हैं। तो केवल पहले जो दो वेक्टर लिखे हुए हैं अल्फ़ा बी a1 बीटा a2 कोमा अल्फ़ा b1 प्लस बीटा b2, केवल यही दो लेंगे। बाकी जो तीसरा जो एलिमेंट है, तीसरा अवयव है, उसको हम नहीं लेंगे। अब एक काम तो है, इसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं या फिर हम कर सकते हैं अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम अलग से कैलकुलेट करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो इसको मैं लिख देता हूँ टी अल्फ़ा यू प्लस बीटा बी, इसको रिजल्ट नंबर मान लेता हूँ 1। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कैलकुलेट करता हूँ अल्फ़ा टी यू प्लस बीटा टी वी। ये क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि मुझे सिद्ध करना है टी एक रैखिक रूपांतरण है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो उसके लिए क्या होगा कि ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो पहले मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ। तो अल्फ़ा टी यू की जगह आ जाएगा a1 b1 c1 प्लस बीटा v की जगह आ जाएगा a2 b2 एंड c2। अब इस पर t अप्लाई करेंगे। तो t अप्लाई करेंगे तो केवल पहले दो अवयव आएंगे, यहाँ t अप्लाई करेंगे तो केवल पहले दो अवयव a2 और b2 आएंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो अल्फ़ा a1 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस इसका पहला अवयव बीटा a2 के साथ, कॉमा अल्फ़ा b1 प्लस बीटा b2। ये किसकी वैल्यू आ रही है, अल्फ़ा टी यू प्लस बीटा टी वी की। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ऑल राइट, अब आप देखोगे कि इक्वेशन 1 और 2 जो है वो सेम है। कैसे, अल्फ़ा a1 प्लस बीटा a2, अल्फ़ा a1 बीटा a2, अल्फ़ा b1 बीटा b2, अल्फ़ा b1 बीटा b2। तो समीकरण 1 और 2 से, अतः समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा टी, एक का जो लेफ्ट हैंड साइड है टी अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी, और 2 का लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा टी यू प्लस बीटा टी वी, ये हो जाएगा। और ये होने का मतलब हो गया कि हमारा जो टी है वो एक रैखिक रूपांतरण है। अतः टी जो है एक रैखिक रूपांतरण, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट फॉर्म में LT है। यही हमें प्रूफ करना था या चेक करना था। तो इस प्रकार से कोई भी आपको एग्जाम्पल या क्वेश्चन दे रखा हो, आप उसको इजीली चेक कर सकते हो कि वह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे से और क्लियर हो जाए। बाद में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो
सिद्ध कीजिए कि टी V2 R से R एक रैखिक फलनक है, जहाँ पर टी आपका किस प्रकार से परिभाषित है, टी a कोमा बी इज इक्वल टू ए प्लस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू V2। तो ये हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक रैखिक फलनक है। ऑलराइट, तो जैसे हमने पहले प्रूफ किया था सेम उसी हिसाब से करेंगे। दो वेक्टर मान लेंगे। वेक्टर किस में मानेंगे, V2 R में मानेंगे। तो मान लेते हैं, माना एक वेक्टर U मान लेते हैं, जो कि हम मानेंगे A1 B1 तथा V मानेंगे A2 B2 किसके अंदर, V2 R के अंदर। और दो हम अदिश मान लेंगे तथा अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू R। ये मान लिए, दो वेक्टर मान लिए, दो स्केलर मान लिए। अब हम निकालेंगे टी अल्फा यू प्लस बीटा पी। तो पहले टी को अल्फा यू की जगह रख देंगे A1 B1 प्लस बीटा A2 कोमा B2 पी की जगह रख लिया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया अल्फा A1 प्लस बीटा A2 कोमा अल्फा B1 प्लस बीटा B2। अब टी की परिभाषा लगाते हैं। टी की परिभाषा समझेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये होता है टी की परिभाषा को समझना कि टी में क्या होता है, जो भी अवयव यहाँ आते हैं सबका ऐड हो जाते हैं। वो अगर ए बी आए तो ऐड होके क्या बन जाएंगे, ए प्लस बी। अगर मान लो एक्स वाई आते हैं तो ऐड होके क्या बन जाएंगे, एक्स प्लस वाई। तो जो भी अवयव है सबको हम ऐड कर देंगे। तो अल्फा A1 प्लस बीटा A2 ये पहला अवयव है, इसमें ऐड कर देंगे अल्फा B1 प्लस बीटा B2। तो जैसे हमने पहले प्रूफ किया था, लेफ्ट दोनों को अलग अलग लेके, यानी कि टी अल्फा यू बीटा बी और अल्फा टी यू प्लस बीटा टीवी दोनों की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं है। दूसरा तरीका, एक और तरीका है, हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसको हम अल्फा को अलग कर लेंगे, बीटा को अलग। तो अल्फा को अलग किया, यहाँ से क्या आएगा A1 और यहाँ से क्या आएगा B1, ठीक है, प्लस बीटा को कॉमन ले लेंगे तो आएगा A2 प्लस B2। अब अल्फा A1 प्लस B1 क्या होगा, A प्लस बी क्या किसके बराबर होता है, टी ए कोमा बी। तो A1 प्लस B1 किसके बराबर होगा, टी A1 कोमा B1 के बराबर। तो इसकी जगह मैंने रख दिया टी A1 कोमा B1 प्लस बीटा टी A2 कोमा B2। ऑलराइट, ये किसके बराबर हो जाएगा, A1 B1 U के बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर। हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, टी अल्फा यू प्लस बीटा वी, और किसके बराबर आ गया, अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी। इसका मतलब क्या हो गया, अतः टी एक रैखिक रूपांतरण भी बोल सकते हैं, लेकिन जो वी डैश दे रखा हुआ ऐप के बराबर है, इसका मतलब क्या है, टी जो है एक रैखिक फलनक लीनियर फंक्शनल है। तो इस प्रकार से हम एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। आगे अब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, तो उसको हम थ्योरम के फॉर्म में रखते हैं। तो थ्योरम, इसको नीचे लिख देते हैं थ्योरम को। ऑलराइट, थ्योरम क्या है इसमें कि यदि कैपिटल टी जो है सदिश समष्टि v ओवर एफ से v डैश ओवर एफ में एक रैखिक प्रतिचित्रण है, तो क्या होता है आपके पास, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि टी जो है ज़ीरो वेक्टर को ज़ीरो वेक्टर पर मैप करता है। ऑलराइट, दूसरी प्रॉपर्टी है टी ऑफ माइनस यू इज इक्वल टू माइनस टी ऑफ यू, प्रत्येक u बिलोंग्स टू कैपिटल V के लिए। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी टी ऑफ u माइनस वी इज इक्वल टू टी यू माइनस टी वी, प्रत्येक u v बिलोंग्स टू कैपिटल V। तो ये तीन प्रॉपर्टीज है किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये हम करते हैं प्रूफ। तो इसे प्रूफ करते हैं हम। मान लेते हैं, माना t जो है v से v डैश एक
रैखिक रूपांतरण है। ऑलराइट, ये हमने मान लिया। अब हमें पार्ट ए प्रूफ करना है, तो पार्ट ए के लिए हम मान लेंगे, माना v जो है वो कैपिटल V में कोई वेक्टर है। नाउ v में अगर मैं जीरो वेक्टर को ऐड करूँगा तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। दोनों तरफ हम t अप्लाई करते हैं तो t v प्लस जीरो वेक्टर इक्वल टू टी वी। ऑलराइट, अब t क्या है, एक रैखिक रूपांतरण है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो t जो है वो अलग अलग हो जाएगा, v पर अलग हो जाएगा और ज़ीरो पर अलग हो जाएगा, इक्वल टू t ऑफ v। इसको इक्वेशन को वापस लिख देता हूँ, t ऑफ ज़ीरो वेक्टर इक्वल टू t ऑफ v प्लस इसको मैं लिख देता हूँ ज़ीरो वेक्टर का डैश, जहाँ पर जीरो वेक्टर डैश बिलोंग्स टू v डैश क्या है, शून्य सदिश है, किसके अंदर, v डैश के अंदर। ऑलराइट, तो शून्य सदिश का मतलब होता है कि किसी भी वेक्टर में अगर मैं जीरो वेक्टर को ऐड करूँ तो वापस मुझे वही वेक्टर मिल जाता है। तो मैं टी में अगर जीरो वेक्टर ऐड करूँगा तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, टी ही मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं निरसन नियम लगा सकता हूँ। निरसन नियम क्या होता है, इस प्रकार से होता है, अगर a प्लस बी बराबर a प्लस सी होता है ग्रुप में तो a से a कैंसिल कर सकते हैं और b इक्वल टू सी आ जाता है। ये आपका निरसन नियम होता है। तो यहाँ से मैं टी वी से टी वी कैंसिल कर दूंगा तो टी जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर डैश। ये क्या, इसमें v में निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ से। ऑलराइट, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर पर ही क्या करता है, मैप करता है। अब बात करते हैं बी पार्ट की। तो बी पार्ट में नेगेटिव वेक्टर लेना है, तो मान लेते हैं, माना v जो है कैपिटल V का कोई अवयव है, तब प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से क्या होगा, प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन से, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से क्या मिलेगा हमें, टी ऑफ, सॉरी व्हाट इज टी, प्रतिलोम अवयव v का प्रतिलोम अवयव ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जीरो वेक्टर। दोनों तरफ हम t ले लेते हैं तो t ऑफ v प्लस माइनस वी इज इक्वल टू टी ऑफ जीरो वेक्टर, और टी ऑफ जीरो वेक्टर तो हमें पता है जीरो डैश के बराबर होता है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है t, तो इस v पर अलग हो जाएगा और इस माइनस वी पर अलग हो जाएगा। तो टी ऑफ v प्लस टी ऑफ माइनस वी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर का डैश। अब यहाँ से एक तरीके से ये मिल रहा है, कोई अवयव a है प्लस b है, इक्वल टू क्या मिलता है, आइडेंटिटी। अगर इस प्रकार की इक्वेशन हो तो b को a का क्या कहा जाता है, इन्वर्स कहा जाता है। ऑलराइट, तो ये प्रतिलोम की परिभाषा है। तो v डैश में प्रतिलोम की परिभाषा से t ऑफ माइनस वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टी ऑफ v। ये क्यों किया हमने, कैपिटल v डैश में प्रतिलोम की परिभाषा से। ऑलराइट, अब बात करते हैं पार्ट सी की। तो सी क्या दे रखा है, दो वेक्टर हमें चाहिए, इसमें दे रखा है आपको u एंड v। तो मान लेते हैं u और v जो है वो कैपिटल V में एग्जिस्ट करते हैं। तो u v बिलोंग्स टू कैपिटल V। अब हमें जो कैलकुलेट करना है t u माइनस v कैलकुलेट करना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ t u प्लस माइनस v। ठीक है, अब मैं t क्या है, रैखिक रूपांतरण है, तो t को मैं दोनों पे अलग अलग कर सकता हूँ। t और u ठीक है, लेकिन t ऑफ माइनस वी किसके बराबर होगा, सेकंड रिजल्ट से माइनस t ऑफ v के बराबर होगा। ये हम किससे दे देंगे, b से। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा t u माइनस वी इज इक्वल टू दिस। इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ। ये हमारी तीन प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ऑलराइट, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि टी में हमने जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या देखी, टी ऑफ यू प्लस वी जो है वो बराबर होता है टी ऑफ यू माइनस वी के बराबर, सॉरी टी ऑफ यू प्लस वी जो है वो बराबर होता है टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी के बराबर। लेकिन ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन थी, लेकिन यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस भी होगा तो भी हमें क्या मिलेगा, माइनस पे भी टी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो प्लस पर भी अलग हो जाएगा और माइनस पे भी अलग हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि v और v डैश जो दे रखा है आपको, यहाँ इसका जीरो वेक्टर है और यहाँ इसका जीरो डैश वेक्टर है। t हमेशा जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर के ऊपर मैप करता है।
ऑल राइट। तो टी ऑफ ज़ीरो किसके बराबर होगा, ज़ीरो डैश के बराबर। अगर मान लो ज़ीरो डैश के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो इसको मैं नोट करके यहाँ पे लिख देता हूँ। यदि टी ऑफ ज़ीरो, जीरो वेक्टर लिख देता हूँ, नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर डैश, तब टी एक रैखिक रूपांतरण नहीं है। ऑल राइट, तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या होती है, कंडीशन होती है, जिसकी सहायता से हम चेक कर सकते हैं कि दिया गया फलन जो है एक रैखिक रूपांतरण है अथवा नहीं है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं अष्टी। तो रैखिक रूपांतरण की अष्टी क्या होती है, यानी कि कर्नल ऑफ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी रैखिक रूपांतरण होता है, उसमें एक सेट ऐसा मिलता है जो कि क्या करता है, हर एक वेक्टर को जीरो पे मैप करता है। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं। तो माना v ओवर एफ तथा p डैश ओवर एफ क्या है, दो सदिश समष्टियाँ हैं। तथा कैपिटल T जो है v से v डैश एक रैखिक रूपांतरण है। तब v के उपसमुच्चय कैपिटल K को T की अष्टी कहा जाता है, जहाँ कैपिटल K क्या है, कैपिटल V के, यानी कि V जो वेक्टर स्पेस है उनके उन सभी सदिशों का समुच्चय जिनके लिए T ऑफ V क्या होता है, जीरो डैश के बराबर होता है। ओके, तो ये सेट क्या कहलाता है, रैखिक रूपांतरण की अष्टी कहलाता है। इसे कर्नेल ऑफ T से भी लिखा जाता है, अर्थात कर्नल ऑफ टी क्या होता है, कर्नल ऑफ टी जो है वो समुच्चय होता है v बिलोंग्स टू v से, सच दैट टी ऑफ v इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो वेक्टर के बराबर होता है। डैश इसलिए लिखा है क्योंकि जो जीरो वेक्टर होगा वो किसके अंदर होगा, v डैश के अंदर होगा। ऑल राइट, जहाँ जीरो डैश जो है v डैश में शून्य सदिश है। ऑल राइट, इसके बाद में चूंकि टी ज़ीरो वेक्टर जो है वो बिलोंग करता है, सॉरी टी ज़ीरो किसके बराबर होता है, जीरो डैश के बराबर होता है, इसीलिए जीरो वेक्टर किस में बिलोंग करेगा, आपका कर्नल ऑफ टी में बिलोंग करेगा। ओके, इसके बाद में थ्योरम लिखते हैं। पहले इस कर्नल के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, तो थ्योरम करके लिखते हैं। किसी रैखिक रूपांतरण की अष्टी जो है, किसी रैखिक रूपांतरण, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, टी वी ओवर एफ से वी डैश ओवर एफ की अष्टी जो है वी की एक उपसमष्टि होती है। वो जो कर्नल है वो आपके सदिश समष्टि v की क्या होती है, एक उप समष्टि होती है। ये हमें प्रूफ करना है, यानी कि सब स्पेस प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं सब स्पेस को। तो मान लेते हैं, माना v तथा v ओवर f तथा
वी डैश ओवर एफ दो क्या है, सदिश समष्टियां हैं तथा टी जो है वी से वी डैश एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज रैखिक रूपांतरण है। नाउ कर्नल ऑफ टी जो है, या फिर इसको इस प्रकार से लिखते हैं, अब रैखिक रूपांतरण टी की जो कर्नल होती है एस टी निम्न प्रकार परिभाषित होती है। कैसे परिभाषित करते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ कर्नल ऑफ टी, इसको समुच्चय के मान लेता हूँ। तो उन सभी वेक्टर का समुच्चय है जिनके लिए टी ऑफ वी क्या होता है, ज़ीरो वेक्टर डैश के बराबर होता है। अब चूंकि टी ऑफ ज़ीरो वेक्टर जो है वो बराबर होता है आपका ज़ीरो वेक्टर डैश के, इसका मतलब हुआ कि ज़ीरो वेक्टर बिलोंग करता है कैपिटल के में, और ज़ीरो वेक्टर कैपिटल के में बिलोंग करता है, इसका मतलब के जो है वो नॉट इक्वल टू 5 है। अतः तो सबसे पहला स्टेप सब स्पेस में क्या प्रूफ करना होता है कि जो भी समुच्चय हमें दे रखा है V का एक अरिक्त उप समुच्चय है। ऑलराइट, अब हम K को सब स्पेस प्रूफ करने के लिए K में दो वेक्टर लेंगे, तो माना u भी बिलोंग्स टू K और दो स्केलर लेंगे अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F। अब हमें प्रूफ करना है कि ये अल्फा u प्लस बीटा वी भी किसके अंदर होगा, K के अंदर होगा, और K में होने का मतलब है कि अगर मैं इस पर T लगाऊंगा तो मुझे मिलना चाहिए ज़ीरो डैश। अगर ऐसा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, K के अंदर हमें मिल जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं इसको। नाउ T ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v, इससे पहले काम करते हैं, चूंकि u और v जो है वो k में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, t ऑफ u इज इक्वल टू जीरो वेक्टर डैश तथा t ऑफ v इज इक्वल टू जीरो वेक्टर डैश। अब कैलकुलेट करते हैं t ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा से ये क्या होगा, अल्फा बाहर आ जाएगा और यहाँ से बीटा बाहर आ जाएगा। टी ऑफ u किसके बराबर है, ये वेक्टर जीरो डैश के बराबर है और ये जीरो डैश के बराबर है, तो ये फाइनली आपका क्या होगा, जीरो डैश। तो टी अल्फा u प्लस बीटा v किसके बराबर हो गया, जीरो वेक्टर डैश के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा u प्लस बीटा v किस में बिलोंग कर रहा है, के में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर अतः कैपिटल के जो है v की एक उपसमष्टि यानी कि सब स्पेस है। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ऑलराइट, अब हम रैखिक रूपांतरण की परास यानी कि रेंज डिफाइन करते हैं कि रेंज क्या होती है। तो रैखिक रूपांतरण की परास यानी कि रेंज ऑफ, परास भी बोल सकते हैं इसको, और इसको हम बोलते हैं इमेज सेट भी बोल सकते हैं। तो रेंज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो रेंज क्या होती है, डिफाइन करते हैं। तो माना v ओवर एफ तथा v डैश ओवर एफ जो है दो सदिश समष्टियां हमें दे रखी है। और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लेते हैं, माना t जो है v से v डैश एक क्या है, रैखिक रूपांतरण है। तब t के
अंतर्गत V का इमेज सेट प्रतिबिंब समुच्चय यानी कि इमेज सेट T का परास कहलाता है। ऑलराइट, इसे हम R ऑफ T या IMT से व्यक्त करते हैं, यानी कि हम इसको इमेज टी भी लिख सकते हैं और रेंज टी भी। तो इमेज टी क्या होता है? टी ऑफ वी, टी ऑफ वी का सेट होता है प्रत्येक वी के लिए, और ये सबसेट किसका होता है? वी डैश का सबसेट होता है। यानी कि रैखिक रूपांतरण की परास क्या होती है कि वेक्टर स्पेस वी में जितने भी वेक्टर है सबके लिए हम टी निकालेंगे और जो समुच्चय मिलेगा उसे हम कहेंगे इमेज ऑफ टी, जिसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की परास या फिर प्रतिबिंब समुच्चय कहा जाता है। अब इसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है कि ये भी क्या होता है? एक सब स्पेस होता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसको कह सकते हैं कि यदि टी जो है सदिश समष्टि वी एफ से वी डैश एफ में एक रैखिक रूपांतरण है, तो टी की जो परास है वी डैश एफ की एक उपसमष्टि होती है। जो कर्नल था वो वी की उपसमष्टि होती है, जबकि इमेज जो है वो किसकी उपसमष्टि होती है? वी डैश की उपसमष्टि होती है। तो मान लेते हैं, माना टी जो है वी ओवर एफ से वी डैश ओवर एफ एक रैखिक रूपांतरण है, माना टी या टी की परास बोल सकते हैं। रेंज क्या होगी? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर टी से लिख सकते हैं, या आर टी, इसको समुच्चय आर मान लेते हैं। वो किस प्रकार से होगा? टी ऑफ वी, जहाँ वी क्या होगा? वी से होगा, कैपिटल वी से। तो वी के जितने भी वेक्टर है सबके क्या होगी? टी इमेज होगी। चूंकि टी ऑफ जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर डैश। इसका मतलब क्या हो गया कि जीरो वेक्टर डैश जो है वो बिलोंग करेगा आर में। अतः आर जो है वी डैश का एक नॉन एम्प्टी सेट अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं इसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करने की। सब स्पेस प्रूफ करने के लिए दो वेक्टर लेंगे, तो हम मान लेते हैं टी ऑफ कोई भी दो वेक्टर मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं u डैश कोमा v डैश बिलोंग्स टू r तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू f। दो वेक्टर मैंने r से मान लिए, क्योंकि v डैश का उपसमुच्चय है तो हम v डैश के टाइप के एलिमेंट मानेंगे u डैश और v डैश। चूँकि u डैश v डैश बिलोंग्स टू r, अतः u v बिलोंग्स टू f इस प्रकार होंगे कि टी ऑफ यू जो है वो यू डैश के बराबर होगा तथा टी ऑफ वी जो है वो वी डैश के बराबर होगा। क्योंकि आर में बिलोंग कर रहे हैं तो कोई ना कोई वेक्टर तो होगा वी में जिसकी ये क्या बना रहे हैं? इमेज, यानी कि प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो हमने मान लिया यू डैश किससे मिलेगा? यू की इमेज से मिलेगा, यानी कि यू डैश जो है वो टी ऑफ यू के बराबर है और वी डैश जो है वो टी ऑफ वी के बराबर है। अब हमें अल्फा यू डैश प्लस बीटा वी डैश निकालना है। तो अल्फा यू डैश प्लस बीटा वी डैश की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा यू डैश की जगह लिख दिया टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ वी। अब रैखिक रूपांतरण है तो इसको लिख सकते हैं टी अल्फा यू प्लस बीटा वी।
तो चूंकि यू वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, इसका मतलब हो गया कि अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी किसके अंदर होगा, कैपिटल वी में होगा। अतः टी ऑफ अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी किसके अंदर होगा, आर के अंदर होगा। और ये किसके बराबर आ रहा था आपका, अल्फ़ा यू डैश प्लस बीटा वी डैश के बराबर। तो अल्फ़ा यू डैश प्लस बीटा वी डैश किसके अंदर होगा, आर के अंदर होगा। अतः आर जो है वी डैश की एक क्या है, उप समष्टि है। ऑलराइट, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमने दो चीज़ देख ली कि जो कर्नल होता है आपकी अष्टी होती है वो वी की सब स्पेस होती है, और जो इमेज सेट यानी कि रेंज होती है वो वी डैश की सब स्पेस होती है। तो हमने वी और वी डैश के दो सब स्पेस हमने आइडेंटिफाई कर ली, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब स्पेस होते हैं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो भी इंफॉर्मेशन होती है इन्हीं की सहायता से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं तुल्यकारिता या आइसोमॉर्फिज्म। तो सदिश समष्टि की तुल्यकारिता, सदिश समष्टि की तुल्यकारिता, यानी इंग्लिश में लिख देते हैं आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पीसीज। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, आपने ग्रुप में भी पढ़ रखा होगा, रिंग में भी पढ़ रखा होगा, सेम कॉन्सेप्ट होता है। तो माना v तथा वी एफ मान लेते हैं, v ओवर एफ तथा v डैश ओवर एफ दो सदिश समष्टि है, तब एक प्रतिचित्रण, क्या प्रतिचित्रण, t v से v डैश एक तुल्यकारिता यानी कि आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। यदि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है। नंबर 1 कंडीशन क्या है, टी क्या होना चाहिए, एक रेखिक रूपांतरण होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन रेखिक रूपांतरण है। तो रेखिक रूपांतरण है तभी हम वेक्टर स्पेस की बात करेंगे। इसके बाद में बात आती है सेकंड की कि टी क्या है, एक की फलन है, एक की फलन, एक की का मतलब 1 फंक्शन है, एक की फलन होना चाहिए। फिर उसके बाद में टी क्या होना चाहिए, आच्छादक फलन होना चाहिए, आच्छादक फलन यानी कि ओंटो फंक्शन। तो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो टी को क्या कहा जाता है, तुल्यकारिता यानी कि आइसोमॉर्फिज्म कहा जाता है। और यदि टी जो है वी से वी डैश एक तुल्यकारिता है, तब वी तथा वी डैश परस्पर तुल्यकारी कहलाते हैं, तुल्यकारी यानी कि आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं। तथा इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे V आइसोमॉर्फिज्म का ये साइन होता है, दो इक्वल टू का साइन और एक इस प्रकार से जो साइन होता है इसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म साइन। तो इसे V आइसोमॉर्फिक टू V डैश से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, तुल्यकारी कहलाते हैं। तो ये तुल्यकारिता हो गई। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल, जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ और कर्नल वगैरह पढ़े हैं, कर्नल भी फाइंड करेंगे, रेंज भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो 1 फंक्शन है उसके और कर्नल में क्या रिलेशन होता है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।